हेलो दोस्तों। राजस्थान जेई और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन दे रखे हैं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ। सेकंड, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन द सोर्स ईएमएफ। तो इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा सोर्स ईएमएफ से। तो देखो वोल्टेज सोर्स के लिए सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। जो सर्किट जो बनेगा अपना, ये देखो ये एक ईएमएफ ई होगा, सोर्स वोल्टेज, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, और यहाँ पे हमको टर्मिनल पे वोल्टेज वी मिलेगा कुछ। अब इसमें केवीएल लिखो, माइनस ई प्लस, चलो इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा होगा, तो केवीएल क्या होगा, माइनस ई प्लस आई आर प्लस वी। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन निकालना है, तो वी यहीं पे रखो इक्वल्स टू जीरो, तो वी यहीं रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब देखिए यहाँ पे ई एम एफ ई जो सोर्स वोल्टेज था अपना, उसमें से कुछ ड्रॉप माइनस हो रहा है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो टर्मिनल वोल्टेज वी है उसकी वैल्यू लेस देन ई है। तो इससे क्या पता चला हमको कि जो टर्मिनल वोल्टेज वी आया वो हमारा क्या आया, लेस देन सोर्स वोल्टेज आया। तब ऑप्शन देखिए इसमें से, पहला ऑप्शन दे रखा है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ड्रॉप हो रहा था। और जो अगला ऑप्शन है नेक्स्ट, वो बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। तो टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ ये दिख रहा है इससे हमको, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये लेस देन ई आया था अपना, तो ये एकदम सही है, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए डिपेंडेंट सोर्स। तो पूछ रहा है डिपेंडेंट सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है मे बी ए करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो देखते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स कुछ भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो वोल्टेज ही होगा या फिर करंट सोर्स ही होगा। देखो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसका साइन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का साइन होता है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का होता है। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो साइन होता है, सिंबल, इस तरीके का होता है। ये होता है अपना डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये होता है अपना करंट सोर्स। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विद। ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट्स, नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। तो पूछ रहा है किरचॉफ के जो लॉज हैं वो किसके लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अब देखिए तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस के लिए तो हमेशा वैलिड होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड होते हैं। अब ये दो बचते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। अब देखिए लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या है, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो कि क्या होता है, लम्प्ड जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे हम क्या मानते हैं, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। जैसे पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की होती हैं, तो उनमें जो आर एल और सी अपने तीन पैरामीटर होते हैं, उनको आप कहीं पे एक जगह पे मान नहीं सकते, कि एक जगह पे कंसंट्रेटर नहीं मान सकते। कोई लॉन्ग लाइन है उसमें ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहीं पे एल है, यहाँ पे सी है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं जगह जगह, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन लम्प्ड केस में क्या करते हैं हम, सबको क्या मान लेते हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड मान लेते हैं सारे के सारे, कि यहाँ पे मेरा आर होगा, यहाँ पे मेरा एल होगा, यहाँ सी होगा। तो हम इनको फिजिकली यानी सेपरेट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो किरचॉफ का लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ओनली लम्प्ड पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसने पूछा था कि किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि द करंट
थ्रू 120, नीचे डायग्राम दिया हुआ इसका, द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर इज। नीचे चलते हैं थोड़ा, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, सॉरी करंट पूछ रहा है, इसमें से 120 ओम का जो रजिस्टर दिया हुआ है इसमें से कितना करंट जाएगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से इसमें इस नोड पे क्या करो, केसीएल लगा दो, इधर आई मान लो करंट, तो केसीएल लगा दो इस नोड पे। तो ये वाला जो करंट है इस नोड पे आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इन आउट गोइंग इसको टू इनकमिंग कर दो। तो जाने वाले कौन कौन से, एक आई प्लस 4/7, ये दो जा रहे हैं, और आ कौन सा रह रहा है इस पे, 25/7। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 4/7, यानी कि 21/7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ 21/7 जो आया था उसमें डिवाइड करो 7 का, तो 3 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। ये बोल रहा है प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो क्या करती है, अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोडक्शन को। तो देखिए जैसे करंट का अपन रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर क्या करता है, कोई भी करंट फ्लो होता है कंडक्टर में तो उसको क्या करता है, रजिस्टर अपोज करता है। ऐसे ही जब हम इंडक्टर वगैरह इनकी बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, रिलक्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनमें, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो जब इसमें क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर में अपोज करता है, ऐसे ही इसमें एक टर्म होती है रिलक्टेंस। तो वो क्या करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको अपोज करती है, रिलक्टेंस जो होता है। तो देखिए एक फॉर्मूले से बताता हूँ मैं। जैसे करंट की बात करें तो V/R होता है, I=V/R। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में फ्लक्स जो होता है वो करंट की तरह बिहेव करता है, और वोल्टेज जो होता है वो MMF की तरह करता है, और रेजिस्टेंस की तरह टर्म आ जाता है रिलक्टेंस, जो अपोज करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही हो जाएगा, रिलक्टेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है द VI characteristics of an element is shown in the figure given below, the element is। तो इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, अपन को बताना है कि एलिमेंट कौन सा है। ऑप्शंस में होगा ऐसा कुछ कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, ये ऑप्शंस हैं, तो हमको ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लीनियर बराबर तो जानते हैं अपन, y बराबर mx लाइन होती है जिसका स्लोप 1 होता है, y=x, जो स्ट्रेट लाइन बन रखी है ये, तो मतलब लीनियर तो होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर तो होगा ही। अब नॉन लीनियर होता तो कुछ ऐसा ग्राफ होता, लेकिन नॉन लीनियर नहीं है, एक तो स्ट्रेट लाइन को देख के पता चल गया कि ये लीनियर तो है। अब दूसरा देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो देखो एक्टिव पैसिव पहचानने की एक ट्रिक है, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y/x होता है अपना, या फिर del y/del x भी कह सकते हैं, ये स्लोप होता है अपना। जहाँ कहीं पे भी अगर जो भी अपना फिगर गिवन हो उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए स्लोप की, तो समझना कि वो एक्टिव एलिमेंट है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, वो पूरा पैसिव होगा। तो अब देखो इसमें स्लोप यहाँ पे ये एक्सिस प्लस होती है, एक्सिस भी प्लस होती है, ये माइनस होती है, नीचे माइनस होती है। यहाँ पे y/x करोगे तो प्लस ही आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। यहाँ पे y/x करोगे तो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव में आएगा। तो यानी नेगेटिव में आ रहा है यानी कि एक्टिव होएगा, पैसिव तो होगा नहीं। अब थर्ड क्या बोला इसने ऑप्शन में, एक बायलेटरल या नॉन बायलेटरल। तो देखो बायलेटरल वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में सेम कंडक्ट करें। जैसे रजिस्टर जो होता है, इसमें इधर से करंट फ्लो कराऊँ, मतलब इधर से करंट फ्लो कराऊँ, दोनों पे सेम बिहेवियर दे, वो बायलेटरल होते हैं। तो बायलेटरल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसा कुछ बनता है, जैसा ही इधर के सेक्शन में दिख रहा है वैसा ही इसके अपोजिट सेक्शन में दिखेगा। अगर ये ऐसा है दोनों में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बायलेटरल होएगा, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन बायलेटरल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, लीनियर। लीनियर स्ट्रेट लाइन को देख के पता चल गया था, एक्टिव और नॉन बायलेटरल, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 435।
द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कोइल विल बी। अब ये बोल रहा है कोई भी करंट कैरिंग कोइल है, मान लो ये कोइल है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, रुको इसको फिर से बनाता हूँ थोड़ा बड़ा। यहाँ पे ऐसे इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करो, जो स्क्रू रूल था या थंब रूल वो लगाओ, फिंगर्स को देखो करंट की डायरेक्शन में रखो। तो थंब होगा जो क्या करेगा, इसमें जो फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इसकी फील्ड होगी वो कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे। ये नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, ये यहाँ पे साउथ की तरह, क्योंकि नॉर्थ से तो निकलता ही है हमेशा फील्ड, और साउथ से एंटर करती है एक्सटर्नली। अब देखो जो एक्सिस है इस कोइल की, वो एक्सिस भी ऐसे ही है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसने यही पूछा था कि फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी या पैरेलल टू द एक्सिस होगी। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखो क्या हुआ, फील्ड फील्ड भी अपनी ऐसे ही है, और यहाँ पे जो एक्सिस है वो भी ऐसे ही है, तो पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ईच आर्म ऑफ 2 मीटर लेंथ शोवन बिलो इज गिवन एज। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि ये पूछ रहा है हमसे एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूछ रहा है। तो इसको निकालने, और इसमें हमको क्या गिवन है, हर आर्म की लेंथ गिवन है 2a। ये भी 2a है, ये भी 2a है। तो तीनों साइड इसकी स्क्वायर की 2a 2a 2a, ये भी 2a है। इधर इधर से आई करंट फ्लो हो रहा है, ये पूरा पूरा वहाँ पे वापस जा रहा है। अब यहाँ पे निकालने के लिए इसका एक डेरिवेशन है, इसमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और बायोट सर्क्यूटल लॉ का, इनका बायोट सवर्ट लॉ का यूज होगा। लेकिन इतना बड़ा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट होता है तो सीधा सीधा इसका आंसर ही रट लीजिए, सीधा आंसर देना है इसका। अगर डेरिवेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, या फिर अगर नहीं आता है एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको, टाइम इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो रट लीजिए, √2 I बाय पाई ए एम्पियर पर मीटर। तो ये ऑप्शन है, इसको रट लीजिए आप, √2 I अपॉन पाई ए, √2 I अपॉन पाई ए एम्पियर पर मीटर, इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। देखो क्या है, जो 16 क्वेश्चन हो सकते हैं जो छोटे पढ़ते हैं, अपन को टाइम काफ़ी कम मिलता है, उसमें जितने क्वेश्चन अपन मैक्सिमम कर सकते हैं उतने करो। ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है जो नहीं हो पा रहा है। हमको पता है इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37। A straight conductor of circular cross section carries a current. Which one of the following statement is true in this regard? तो देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर ये बना दिया मैंने, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोल रहे हो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इसमें वही थंब रूल लगाओ। थंब क्या कर रहा है, हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फिंगर्स होंगी वो क्या करेंगी, फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनेगी इसमें। अगर ऐसे ही मैं करंट की डायरेक्शन नेगेटिव डाउनवर्ड ले लेता हूँ, तो फिर से फील्ड बना। तो ये होगी फील्ड की डायरेक्शन, क्या होगी हमारी, क्लॉकवाइज होगी। अब इस पर क्या करो, कहीं पे भी एक जगह पे, यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी कंडक्टर पे कहीं पे भी आप क्या करिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। तो जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर को रखिए, और जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स निकल के आएगा जब आप ऐसा करोगे, तो क्या होगा, रेडियली जो फोर्स होगा वो अवे होगा एक्सिस से, जो बीच में जो एक्सिस है उससे क्या होगा, बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और वो क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा क्रॉस सेक्शन को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए रेडियल फोर्स एक्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड। तो इसको, इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है,
एन फाई इक्वल्स टू एल आई। तो इसमें पूछ रहा है लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो देखिए ये एन तो क्या है अपना नंबर ऑफ टर्न्स, फाई क्या है यहाँ पे फ्लक्स, आई क्या है करंट। तो फ्लक्स ये बोल रहा है फ्लक्स पर यूनिट करंट, करंट को नीचे लेके आ जाइए। मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारा 1 है, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू एल। तो क्या निकल के आया, एल हमारा इंडक्टेंस आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, इंडक्टेंस। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रख लीजिए, एन फाई इक्वल्स टू एल आई, या एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, आपको याद भी होगा पहले से, तो ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है यही बताना है हमको। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो बी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम होती है। देखिए एक तो जो ये निकल के आती है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, और एक होती है मैग्नेटाइजेशन के कारण। जब दोनों में से आप म्यू नॉट बाहर ले लोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एच प्लस एम, और यहाँ पे म्यू नॉट क्या हमारी परमिएबिलिटी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ये दो जो फील्ड आ रही है टोटल, वो किस किस के कारण आ रही है ये भी ध्यान रखना, कई बार थ्योरी में पूछ लेते हैं। एक तो जो हमारा मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है किसी भी मटेरियल का उसके कारण आ रही है, दूसरी जो हम अप्लाई कर रहे हैं इंटेंसिटी उसके कारण आ रही है। जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, उसके कारण बन रही है एक फील्ड तो, और जो दूसरी बन रही है वो उसके किसके कारण बन रही है, मैग्नेटाइजेशन के कारण। तो टोटल फील्ड दो होती हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे एंड लेंज लॉज आर समराइज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये तो सबको पता ही है, बहुत आसान है। इज टू डी फाइव बाई डी टी पढ़ते आए हो, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 441, what is load at which maximum efficiency occurs in case of a 100 kVA transformer with iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt। तो देखिए इसमें क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, आयरन लॉस दिया हुआ है 1 किलो वाट, और कॉपर लॉस दिया हुआ है 2 किलो वाट। ये दो चीज़ें गिवन है हमको। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी, और एक केवी रेटिंग दिया हुआ है 100 केवी है, ये गिवन है। तो हमको पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे होगी, क्या केवी रेटिंग होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है एस एन मैक्स, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे केवी जो होता है वो हमारा एस जो पहले से गिवन होता है वो अंडर रूट डिवाइडेड बाय सबसे ऊपर आयरन लॉस, नीचे कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पुट करिए, यहाँ पे 100 आ गया इंटू 100 के वी है, ये ध्यान रखना। आयरन लॉस हमको 1 दिया हुआ था और कॉपर लॉस हमको 2 दिया हुआ था। तो ये कितना होगा, जो हमारा अब एस एन मैक्स आएगा वो आएगा 100/√2, यानी 1/√2, 100 इंटू मतलब 1/√2 0.707 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 70.7 के वी है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, एस एन मैक्स होता है एस ओल्ड जो भी पहले से दिया हो इंटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो नीचे आते हैं, ध्यान रखना। और एक और फॉर्मूला होता है, ऐसे भी पूछ लेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर होएगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब अकर होएगी जब हमारे क्या होंगे, जो वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस जो होते हैं आयरन लॉस उनके बराबर हो जाए, यानी कि पी सी यू इक्वल्स टू पी आई। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर होएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42, द ओल्ड डे एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। तो बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ओल्ड डे एफिशिएंसी हाई कब होगी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। कैसे लिखा, आउटपुट
बाय इनपुट होती है वैसे तो, लेकिन इनपुट को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस भी लिख सकते हैं। तो अभी सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी हाई करनी है हमको, तो ये वाले टर्म क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लॉसेस, इसमें हम लॉसेस को कम कर दें अगर, तो क्या हो जाएगी, सिम एफिशिएंसी अपने आप हाई हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, कॉपर एज वेल एज आयरन लॉसेस। लॉसेस तो दो तरीके ही होते हैं ना, कॉपर लॉस होंगे, एक आयरन लॉसेस, यानी वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। अगर दोनों को मैं कम कर दूंगा तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये यहीं की बात नहीं, कोई भी सिस्टम हो, सब में अगर लॉसेस कम कर देंगे तो एफिशिएंसी अपने आप ही इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ट्रांसफार्मर में जो स्लज फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। समय के साथ साथ क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, उसके कारण क्या होता है, स्लजिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सिंक्रोनस मोटर द स्टेटर फ्रेम इज मेड ऑफ। जो स्टेटर की फ्रेम होती है सिंक्रोनस मोटर में, वो किसकी बनी हुई होती है, ये पूछ रहा है। तो ये कास्ट आयरन और वेल्डेड स्टील प्लेट्स की बनी हुई होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपन स्लॉट्स आर मोर कॉमनली यूज इन द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन बिकॉज। ओपन स्लॉट्स क्यों यूज करते हैं, तो ओपन स्लॉट्स यूज करने के दो कारण है। जो पहले ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों के दोनों सही है। पहला, द इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज लेस। जब स्लॉट अपने क्या होंगे, ओपन होंगे, ओपन स्लॉट होंगे, जब स्लॉट ओपन होंगे तब इसमें जो वाइंडिंग प्लेस करेंगे वो हम एक तो आसानी से प्लेस कर सकते हैं, और इंसुलेशन भी आसानी से प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ओपन स्लॉट यानी कि जगह हमारे पास काफ़ी है। तो एक ओपन होने के कारण इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एक तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आसानी से वाइंडिंग को इंसर्ट कर सकते हैं और इंसुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी इतने क्वेश्चंस। अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या फिर कोई और मटेरियल चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या एसएससी चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए या वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिए, मैं उनका लिंक आपको दे दूँगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जितनी भी पीडीएफ चाहिए एसएससी की, सारी बुक्स, जो भी चाहिए आपको, जो एमसीक्यू की बुक्स होती हैं सारी की सारी मिल जाएंगी, जो भी अच्छी अच्छी बुकें होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।